सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र होगा जहाज़ का। जी हां, एक अहम सवाल और उसका दिलचस्प जवाब। जहांगीर तरीन का जहाज़ लंदन के लिए उड़ान भरेगा, रायविंड या बनीगाला? क्या जहाज़ नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफ़ी के सवाल पर पीटीआई रहनुमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाज़ तो हर तरफ जा सकता है। नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लुकमा दिया। इमरान खान के सिवा पीटीआई के सारे रहनुमा मुस्कुरा रहे हैं। ये दिलचस्प गुफ्तगू आपको भी दिखाते हैं। खुशी का मौका है, आज शादी का मौका है और मुबारकबाद देते हैं सारों को। और साथ रफीक साहब जो है मेरे भाई है, हम कट्टे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? भाई इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है। सीनियर सहाफ़ी और तर्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि जहांगीर तरीन को अंदाज़ा हो गया है कि हुकूमत में अब अपनापन नहीं है, मजबूरी का सौदा है जिसे दोनों निभा रहे हैं। कोई ऑप्शन नज़र आया तो जहांगीर तरीन इस्तेफ़ादा करेंगे। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दूसरा कोई ऑप्शन मिलने तक निभा करना पड़ेगा। अब वो अपने तो इतने रहे नहीं हैं, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि कोई अपनापन हुकूमत में नहीं है। ये तो एक मजबूरी का सौदा है जो हुकूमत और जहांगीर तरीन दोनों निभा रहे हैं। अगर कोई दूसरी ऑप्शन नजर आएगी तो फिर उससे वो इस्तेफादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती तो उस वक्त तक ये निभा जो है वो करना पड़ेगा एक दूसरे से। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा आपके वक्त का। इमरान खान साहब के साथ दूरियां बढ़ती गई हैं और अभी तक जो है वो बढ़ रही हैं जहांगीर तरीन साहब की। किस हद तक मुमकिन है कि तरीन साहब का जहाज़ नून लीग के लिए इस्तेमाल हो सके? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कार्रवाई हुई या जो उनके ग्रीवेंसेस हैं मौजूदा हुकूमत के साथ और अपने बेहतरीन दोस्त जो माजी में उनके रहे हैं इमरान खान साहब, वो तो ऐसा नहीं लगता कि ये दूरियां अब जो है वो ख़त्म हो सकेंगी। अलबत्ता तरीन साहब अपने जो नए दोस्त हैं उनको सिलेक्ट करने या चूज़ करने में बिल्कुल आज़ाद हैं इस वक्त। और हमारी इत्तलात भी है, मैंने अपने पिछले कॉलम में भी ये इशारा भी दिया था कि तरीन साहब की जो इस वक्त तादाद है उनके दोस्तों की, वो पार्लियामेंट के अंदर भी बढ़ रही है। और जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शायद अपनी जो अपोजिशन जमाते हैं उनसे इतना खतरा ना हो, लेकिन उनको जहांगीर तरीन के ग्रुप से खतरा जरूर मौजूद है। और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं और इसके जो उनके जो राब्ते हैं, जो उनका ग्रुप है वो भी जरूर मौजूद है। जहाँ तक नून लीग से ताल्लुक की बात है तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टियों के एक दूसरे के साथ राब्ते भी होते हैं और नए इंतखाबात से पहले सफबंदी भी होती है। आज जो उन्होंने ये शादी पे भी वो गए और उसके बाद फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो वाज़ेह इशारा है कि नून लीग के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो किस तरह से नून लीग के साथ जाएंगे और कितने जो उनका ग्रुप 20 का या 22 का अपेरेंटली नजर आ रहा है पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली के अंदर, और उसको कहा जा रहा है कि वो तादाद बढ़ भी जाएगी। अगर वो नून लीग के साथ कोई अलायंस की तरफ जाते हैं या वो उनके साथ बातचीत के अपने दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का को काफ़ी ज़्यादा जो है वो धचका लग सकता है सियासी तौर पे, क्योंकि जहांगीर तरीन ही वो आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में, उनकी हुकूमत को बनाने में और फिर उनको मजबूत रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो अब जाहिर है कि अगर उनका टिल्ट वहाँ पे जाता है और इलेक्शन से पहले सियासी जमातों को अपना एजेंडा और अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पे ऊपर सामने लेके आना है, तो अगर वो नून लीग की तरफ जाते हैं तो जाहिर है कि पीटीआई को काफ़ी मुश्किलात होंगी। बहुत शुक्रिया सीनियर तर्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की टैक्स देने से मुतालिक वार्निंग और ये कहना कि हम इस कौम को ठीक करने आए हैं, ताजरों को सीख पा कर गया। कहते हैं हुकूमत ने ज़बरदस्ती की तो सड़कों पर आ जाएंगे। पहले ही हर चीज़ पर 4-4, 5-500% टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत महंगाई कम करने पर तवज्जो दे। जबर का जवाब एहतजाज की सूरत में मिलेगा।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वार्निंग देना कि हम इस कौम को ठीक करने आए हैं, अब नोटिस नहीं देंगे, ताजरों और कारोबारी तबके को सीख पा कर गया। ताजरों ने वज़ीर ख़जाना की वार्निंग पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए इसे गैर मुनासिब रवैया करार दिया और कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिससे महंगाई में कमी हो और कौम को सुख का सांस नसीब हो। लाहौर में ताजिर रहनुमाओं ने खुलकर अपने जज्बात का इज़हार किया। ताजिर रहनुमा नईम मीर बोले, वज़ीर ख़जाना को दुरुस्त रहनुमाई नहीं दी जा रही, ताजिर खरीदे गए माल पर सेल्स टैक्स देते हैं, जबर का जवाब एहतजाज की सूरत में मिलेगा। वो सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वज़ीर ख़जाना को तो मालूम भी नहीं कि इस मुल्क के अंदर जो राइजुल वक्त सेल्स टैक्स का निज़ाम है उसमें जो ट्रेडर अपने माल की खरीदारी करते हैं वो मुकम्मल सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर को अदा कर देते हैं। अतीक मीर का कहना था कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती की तो ताजिर सड़कों पर होंगे, हुकूमत और ताजिरों के दरमियान रस्सा कशी बढ़ेगी। ये इंतशार पे मुंतज होगा और सिवाय इसके कि हुकूमत और ताजरों के दरमियान एक रस्सा कशी की सूरत पैदा हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने जोर जबरदस्ती की तो ये जो ये आखिरी साल हुकूमत का है जो इज्जत से गुजर जाए वो ज्यादा अच्छा है, वरना सिवाय इसके कि ताजिर सड़कों पे होंगे। इस्लामाबाद के ताजिर कहते हैं कि हर चीज़ पर 4-5-500% टैक्स दे रहे हैं, हुकूमत अपना निज़ाम ठीक करे, पेचीदगियाँ दूर की जाएँ। हम 17% टैक्स जमा करवाते हैं हर महीने और 4.5% वो ऑफिस वाले काट लेते हैं। GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, इसके अलावा भी जो हमारे पास बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल देखें, टेलीफोन के बिल देखें, उन पे 300% 400% टैक्स लगा होता है। असल में गवर्नमेंट का जो सिस्टम उन्होंने किया हुआ है इतना पेचीदा और उसमें करप्शन इतनी है कि ताजिर अगर टैक्स जमा कराता है रेगुलर तब भी वो फंसता है, इस वजह से वो कह रहा है कि ना ही कराऊं तो ज़्यादा बेहतर है। कारोबारी हलकों का कहना है कि पहले ही महंगाई और टैक्सों की भरमार के बायस अवाम की तरफ से दबाव रहता है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, हुकूमत को रिलीफ देने की तरफ आना चाहिए। रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे। नए साल के पहले हफ्ते भी महंगाई का राज बरकरार है। शरह 20% से बढ़ गई, 25 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चिकन, आलू, नमक, लहसुन, प्याज और दालों की कीमतें बढ़ गईं। 18,000 से कम आमदन वालों के लिए शरह 21% से तजावुज़ कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन फ़ी किलो 8 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ, आलू की कीमत 2 रुपये 17 पैसे बढ़ी, दाल मसूर 3 रुपये 23 पैसे, दाल मूंग 3 रुपये 82 पैसे महंगी हुई। रवा हफ्ते पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये तक इजाफा हुआ, जबकि जलाने की लकड़ी, माचिस और गरम मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और बुलेटिन में शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। सूबा पंजाब की शराब की कमाई में 10% का इजाफा हो गया है। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 6 माह में शराब बेचकर 67 करोड़ रुपए कमाए। शराब बेचने के लाइसेंस देकर हुकूमत को 42 करोड़ रुपए आमदन हुई। पाकिस्तान में बनने वाली शराब से 6 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए गए हैं। पंजाब हुकूमत की शराब से आमदन में इजाफा हो गया है और रिकॉर्ड आमदन हुई है। 67 करोड़ रुपए रवा माली साल शराब बेचकर कमाए गए हैं। शराब बेचने के लाइसेंस देकर हुकूमत को 42 करोड़ रुपए की आमदन हुई है, जबकि पाकिस्तान में बनने वाली शराब से 6 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए गए हैं। सूबा पंजाब की शराब की कमाई में 10% का इजाफा देखा गया है। शराब बेचने का लाइसेंस देने से 42 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। गैर मुल्की शराब पर ड्यूटी की मद में 20 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। बुलेटिन में एक और टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी को जना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया है कि इद्दत गुजारे बगैर शादी को बेकायदा या फासिद कहा जा सकता है, लेकिन इसे बातिल करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त मान भी लिया जाए तब भी शादी बातिल नहीं, इसलिए इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी करने वाले जोड़े को जना का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने शहरी अमीर बख्श की दरख्वास्त पर फैसला दिया। मरी और गलियात में बर्फबारी देखने वाले उमड़ आए। रास्ते बंद होने और होटलों में गुंजाइश खत्म होने पर सयाहों को मरी और गलियात जाने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सयाहों को 17 मील इंटरचेंज से आगे जाने की इजाज़त नहीं, इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। फैसले का मकसद वापस आने वाले सयाहों को सहूलत फराहम करना है। मरी और गलियात में बर्फबारी के लिए सयाह उमड़ आए हैं और रास्ते बंद होने और होटल्स में गुंजाइश खत्म होने पर सयाहों को मरी और गलियात जाने से आर्जी तौर पर रोक भी दिया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है
کہ سیاحوں کو 17 میل انٹرچینج سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں سفر کی اجازت دی جا سکے گی۔ اس فیصلے کا مقصد واپس آنے والے سیاحوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ان علاقوں کا رخ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رش بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ خصوصاً مری اور گلیات میں سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اب تک پہنچی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مری اور گلیات میں برف باری دیکھنے والے امٹ آئے۔ راستے بند ہونے اور ہوٹلوں میں گنجائش ختم ہونے پر سیاحوں کو مری اور گلیات جانے سے عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیاحوں کو 17 میل انٹرچینج سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سعود بتائے گا کیا کہنا ہے وزیر داخلہ کے اس حوالے سے؟ جی بالکل، مری اور گلیات جانے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے اب وزیر داخلہ نے وارننگ جاری کرتے ہوئے پہلے انہیں کہا تھا کہ نہ جایا جائے۔ اب وزیر داخلہ کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے رش کی بدولت سیاح کو مری اور گلیات کی طرف جانے کی جو اجازت ہے اس پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مری اور گلیات کی طرف جانے والے سیاح کو 17 میل انٹرچینجز سے آگے جانے کی اجازت مکمل طور پر نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے جو راولپنڈی انتظامیہ ہے پولیس کی، ان کو آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں کہ فوری طور پر جو 17 میل انٹرچینجر ہے وہاں پر لوگوں کو واپس موڑا جائے اور مری داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ 1 لاکھ سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ مری اور گلیات کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے سعود بٹ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اور گلیات میں برف باری دیکھنے کے لیے 1 لاکھ سیاح امٹ آئے۔ گلیات میں ہوٹل سیاحوں سے بھر گئے۔ ڈی جی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی رضا حبیب نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گلیات کا رخ نہ کریں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اتھارٹی نے یہاں پہ تمام انتظامات کیے ہیں ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ اس ونٹر سیزن کو انجوائے کر سکے، اور ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس طرح یہاں پہ سمر میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس ابھی تک ونٹر سیزن میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ ابھی تک آ چکے ہیں، اور تقریباً پچھلے 3 دنوں سے مسلسل برف باری ہو رہی ہے اور آگے 2 دنوں میں بھی شدید برف باری کی فورکاسٹ ہے۔ ہماری صرف ایک گزارش ہے تمام سیاح حضرات کے لیے، ہمیں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ٹورسٹ چونکہ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں اور گلیات تقریباً جیم پیک ہو چکا ہے، مزید گنجائش شاید نہ ہو یہاں پہ ٹورسٹ آنے کی، اور وقتی طور پر ہم 2 سے 3 دن کے لیے مزید ٹورسٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو ٹورسٹ ہیں ان کو بحفاظت ہم نے واپس بھی پہنچانا ہے اور روڈ کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ یہی پیغام ہمارا ہے، خود بھی محفوظ رہیں اور علاقے کے لوگ جو ہے اس برفباری سے انجوائے بھی کر سکیں۔ ملکہ کوثر مری میں برفباری کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے۔ سیاح اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں کچھ مشکلات بھی ہیں۔ بجلی کے طویل بریک ڈاؤن اور پھسلن کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مزید جانیں گے حیدر علی سے جو اس وقت سیاحوں کے ساتھ مال روڈ پر موجود ہیں۔ حیدر بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں مری کے مال روڈ پہ موجود ہوں اور آج چوتھا دن ہے کہ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت برفباری شدت اختیار کر چکی ہے، سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اس ٹھنڈی ہواؤں اور سرد موسم کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت مری کے مال روڈ پہ موجود ہے جو اس خوبصورت موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک لیڈیز موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور مری کے موسم سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم آئی ہوں تو یہاں ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں بس تھوڑی سی پرابلمز ہیں ٹورسٹ کو، لیکن یہ ہے کہ انجوائمنٹ میں سب بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویدر بھی اتنا پلیزنٹ ہے اور ونٹر سیزن ہے، اسنو فالنگ ہو رہی ہے اور زبردست سیزن ہے یہاں، اور انجوائمنٹ کرنی چاہیے، ٹورسٹ کو آنا چاہیے، تو ایک لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ ویدر زبردست ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹریفک میں تھوڑی پرابلم ہے، لیکن یہ ہے کہ موسم اس طرح کا کہ ٹریفک میں تو پرابلم مسٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مری کے جتنی بھی سڑکیں ہیں اس پر پھسلن بہت زیادہ ہے، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، اور اس وقت مری کے اندر بجلی کا بھی بریک ڈاؤن جاری ہے اور بعض علاقوں میں سوئی گیس کا بھی پریشر انتہائی کم ہو گیا، لیکن سیاح ہے وہ اس خوبصورت موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حیدر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر کوٹلی آزاد کشمیر میں چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات سے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے موسم کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ محمد ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اگر کوٹلی آزاد کشمیر کے موسم کی بات کی جائے تو ملک بھر کی طرح کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی آج چوتھے روز بھی مسلسل بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی تیز بارش برس رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رات گئے سے جو کوٹلی آزاد کشمیر کے ملحقہ علاقے ہیں جن میں گلپر، تھروچی، سمالہ، چنگ پرخواس،
दरलिया गुजरा किजलानी बराटला नाड़ और इसके जो मलिका इलाके हैं उनकी बिजली बंद है। पूरा दिन गुजरने के बावजूद अभी तक उनकी बिजली बहाल नहीं हो सकी। पूरे इलाके तारीकी में डूब चुके हैं और शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है और शहरी सर्दी को कम करने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानब से अभी भी यही कहा जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला हफ्ते और इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा। और दूसरी जानब बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग के जो खतरात हैं वो भी बढ़ गए हैं और ऐसे मौसम में शहरी को चाहिए कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे भी गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी आपका। लाहौर शहर पे मुसलसल बादलों का राज बरकरार है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश के बाद दर्जा हरारत मजीद कम हो गया है और फिजा में आलूदगी भी कम हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। जी, लाहौर शहर के अंदर गुज़श्ता 48 घंटे से जो है वो फिजा पे बादलों का राज है। किसी जगह पे हल्की और किसी जगह पे मूसलाधार बारिश जारी है। जिन इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है वहाँ पे जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक भी जो है उसके हालात भी काफ़ी मखदूज नज़र आए। बारिश के बायस कई जगहों पर ट्रैफिक जो है वो जैम रही, जबकि बिजली के जो हालात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे। इस वक्त भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग जारी है। किसी जगह पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली की फराहमी जो है वो तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जो दर्जा हरारत है वो भी काफ़ी कम हो गया है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि चूल्हों के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो बहुत कम हो चुका है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे जो गैस है, सुई गैस, वो आ ही नहीं रही है, जिसकी वजह से शहरी ना तो बारिश के बाद बाहर निकल सकते हैं, ना ही वो घर में कुछ खाना वगैरह पका सकते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो हैं वो भूखे बैठे हुए हैं घरों के अंदर, जबकि महकमा मौसमियात जो है उसने पेशगोई की है कि अगले 24 घंटे तक लाहौर शहर के अंदर बारिश का सिलसिला इसी तरह से वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। 24 घंटे के बाद बादल छटने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद जो है सूरज अपनी आंख दिखाएगा और शहर के जो हालात हैं वो कुछ बेहतर होंगे। मुख्तलिफ जगहों पे बारिश का पानी जो है वो कई जगह पे जमा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपका और लाहौर की बारिश ने सर्विसेज अस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का इमरजेंसी में पानी दाखिल हो गया, जिससे मरीजों और डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने इमरजेंसी से पानी निकालने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए हैं। लाहौर शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश का पानी सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी दाखिल हो गया, जिससे यहाँ पर मरीजों को और स्टाफ को भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश से मिनिस्टर ब्लॉक की छत टपकने लगी। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने कायम न्यू मिनिस्टर ब्लॉक की छत बारिश को बर्दाश्त ना कर सकी। 24 न्यूज़ ने मिनिस्टर ब्लॉक की टपकती छत की मोबाइल फुटेज हासिल कर ली। मिनिस्टर ब्लॉक में पंजाब के तमाम वज़रा के दफातर मौजूद हैं। मिनिस्टर ब्लॉक सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब काबीना के तमाम अरकान आवाम से मुलाकातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की वजह से छत टपकने लगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। नेवी सेलिंग क्लब की इमारत 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने साबिक नेवल चीफ के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई करने का फैसला भी सुना दिया। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अदालती फैसले की नकल वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी है। एहतशाम कयानी रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी या किसी रियासती इदारे का नाम रियल एस्टेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर के ऑफिस के नाम पर जमीन का इंतकाल गैर आईनी और गैर कानूनी है। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 173 के तहत जमीन की मलकियत को डील करे और CDA पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स की अराजी का कब्जा लेकर अदालती हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करके 2 हफ्तों में रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाए। अदालत ने कहा, साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की। गैर कानूनी इमारत की तामीर और इफ्तिताह में शामिल अफराद फौजदारी कार्रवाई का सामना करें। मजाज अथॉरिटी यकीनी बनाए कि फौजदारी कार्रवाई का आगाज किया जाए। साबिक नेवल चीफ के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी की जाए। अदालत ने कहा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और नेवी सेलिंग क्लब के फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतल्लिका अफराद से नुकसान पूरा किया जाए। एहतशाम कयानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से रवा साल पकड़ी गई मुनशियात तल्फ कर दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए DGANF मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो का कहना था, मुनशियात जैसी लानत मुआशरे को खोखला कर रही है। तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे हैं समर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। गडाब में तल्फ की गई मुनशियात के मौके पर तकरीब मुनक्कद की गई, जिससे खिताब में ANF सिंध के ब्रिगेडियर सैयद वकार रिजवी ने शुरका को इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में की जाने वाली काविशों से आगाह किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो ने कहा कि हमें बच्चों को मुनशियात जैसी लानत से बचाना है। जब क्रिस्टल या आइस एक नौजवान लेता है तो 1200 डोपामाइन ब्रेन रिलीज करता है। इट इज़ और वही मैसेंजर वेन्स हैं जो आती हैं तो वो बस्ट आउट हो जाती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक पुटिंग 11 kVA करंट थ्रू अ 220 वोल्ट सिस्टम। इमेजिन कि उसके साथ क्या होगा। तकरीब में मारवी सरमन ने शुरका को सूफी कलाम पेश किया। लाल मेरी पते रखिया भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर। शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकारों ने कहा कि हर नशा जानलेवा है। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें नशे जैसी लानत से बचाएं। यंगर जनरेशन जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो नए किस्म की एक ड्रग आई है आइस जिसे कहते हैं क्रिस्टल मेथ, वो अभी पता लगा है कि वो तो एक दफ़ा इंसान ले ले तो उसका ब्रेन 60% डैमेज हो जाता है। तो ये इतनी बुरी चीज़ है। लोग कोविड से डर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बच रहे होते हैं मास्क पहन के। कोई अगर गलत काम करे ज़रूरी नहीं कि उसको आप कोई नेगेटिव वे में सोचें, तो उसको पॉजिटिव करके उसको कोशिश करके इस ये जो ड्रग्स की लानत है इससे अवॉइड कर सकें इसको। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 22,000 टन से ज़ायद मुनशियात नजर आतिश की और 2,000 से ज़ायद शराब की बोतलें ज़ाया की। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हेडलाइंस।